हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पेपर 4 जो लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पिछले मैंने वीडियो में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका हमने डिस्कशन कर दिया है। तो पेपर 1, 2, 3 आपका जो है 100 मार्क्स का था, जिसमें 80 मार्क्स एक्सटर्नल और 20 मार्क्स इंटरनल। लेकिन अब जो पेपर 4, 5, 6 एंड 7 जो आपका पेडागोगी ऑप्शनल होगा, वो सारे आपके 50 मार्क्स के होंगे। 50 मार्क्स इन द सेंस कि आपका जो है 40 मार्क्स जो होगा वो होगा एक्सटर्नल और जो आपका 10 मार्क्स होगा वो होगा इंटरनल। तो ये 40 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा? तो जो 40 मार्क्स आएगा वो आपका इस तरीके से होगा कि 4 क्वेश्चन जो आएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो ये हो जाएगा 20 नंबर। और जो 10 क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ये आ जाएगा आपका 20 नंबर। तो इस तरीके से आपका हो गया 40 मार्क्स। जो आपका 100 मार्क्स जो 80 मार्क्स एक्सटर्नल होता था, उसमें क्या था कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता था 4 को, जो आपका एक क्वेश्चन होता था 10 नंबर का, तो आपका 40 मार्क्स वहाँ हो जाता था। तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें भी यूनिट 1, 2, 3 आपका एक्सेलेंट गाइड एंड गेस में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमने थोड़ा वीडियो का लेंथ को छोटा करने का प्रयास किया है, इसलिए इसको 2 पार्ट में लाऊंगा मैं, और सोचूंगा थोड़ा इसका जो है एलेबोरेट हिंदी में भी करूं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो आपका पेपर का नाम है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। अब इसमें मेनली ये सब्जेक्ट जो है इसी वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है कि जो आप लैंग्वेज है आपका, जैसे मानते हैं घर का लैंग्वेज अलग होगा, स्कूल का लैंग्वेज अलग होगा, तो जो भी आपका क्यूरिकुलम में लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा, टीचर का इसमें क्या रोल होगा, सोसाइटी का क्या रोल होगा और आपका क्या रोल होगा जब आप एक एडल्ट, जब आप बड़े हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं ये एक्सेलेंट गाइड एंड गेस में, तो उसको एक बार पढ़ लेता हूँ। देन आफ्टर वी हैव टू सेलेक्ट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देन सेलेक्टेड क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस सेपरेटली। तो आपका जो पहला क्वेश्चन कहता है कि थ्रू लाइट ऑन बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट, कि आपको जो स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड जो नॉलेज है, जैसे बैकग्राउंड नॉलेज कहने का मतलब हो गया कि आपका जो मदर टंग हो गया, जो आप जिस सोसाइटी, जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन का था व्हाई टीचर शुड थिंक अबाउट डूइंग ए नीड असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फोर्थ कहता है हाउ कैन बी इनकरेज ए स्टूडेंट इन क्लास ऑफ लैंग्वेज। फिफ्थ कहता है राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज, जो इफेक्टिव लैंग्वेज है उसके बारे में डिस्कस करना है। कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन अबाउट यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। फिर 7 कहता है दोस्तों राइट मीनिंग, डिफिनीशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। 8 कहता है राइट पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फिर कहता है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो देखो अब कहता है राइट पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस को भी इसी में इंक्लूड कर दिया ऑलरेडी। तो ये क्या है, बुकलेट को मोटा और ज़्यादा पेजेस को कंटेंट करने के लिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कौन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन नहीं है। तो अब देखिए 10 नंबर कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज। तो अगर रोल ऑफ लैंग्वेज हम पढ़ ही लेंगे तो रोल में क्या आ जाएगा, आपका पर्पस आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा और इम्पोर्टेंस आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 10 को सेलेक्ट किया है इसलिए, ताकि ये आपका 8, 9 दोनों क्वेश्चन को 10th में कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएगा, सेपरेट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो हम 10 क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे। अब आता है 11 क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जब रोल ऑफ लैंग्वेज पढ़ ही लिए तो इसमें भी वही बात है। हाउ कैन यू से डैट लैंग्वेज एज द बेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग एंड थिंकिंग। फिर 13 क्वेश्चन कहता है राइट अबाउट मोड्स ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन, इसको हम लोग देखेंगे 13 क्वेश्चन। 14 कहता है दोस्तों व्हाट इज द प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन अ स्कूल क्यूरिकुलम।
15 कहता है हाउ कैन यू से दैट लैंग्वेज इज ए क्रूशियल टू लर्निंग इन सब्जेक्ट इन स्कूलिंग अदर देन द लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट। ये कहता है दोस्तों नेक्स्ट है 16 व्हाट इज द राइट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस इन अदर सब्जेक्ट। अगला है राइट शॉर्ट नोट ऑन इशू ऑफ एकेडमिक लैंग्वेज इन सब्जेक्ट कम्युनिकेशन। 18th कहता है आपका व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन। 19th कहता है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन। 20 कहता है हाउ कैन यू से दैट लैंग्वेज सेट्स इफिशिएंट स्ट्रैटेजीज फॉर अदर सब्जेक्ट। 21 कहता है हाउ कैन यू से दैट लैंग्वेज प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ऑफ अदर सब्जेक्ट। 22 कहता है हाउ वुड यू से दैट लैंग्वेज सेट अ स्टेज फॉर लर्निंग पॉलिसी ऑफ अदर सब्जेक्ट। 23 कहता है दोस्तों व्हाट इज इनअटेंशन थ्योरी। फिर 24 कहता है राइट सिमिलरिटीज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर कहता है राइट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। और 26 कहता है राइट सम नोट ऑन यूज ऑफ फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इन क्लासरूम। अब देखो तीनों जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज पर ही, किसी में सिमिलरिटी डिफरेंस और शॉर्ट नोट्स, तो इसलिए हमने 26 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि क्लासरूम में जो फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज का जो यूज है उसके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें जितना जो है कंसाइज फॉर्म में आंसर को लिखना है, क्योंकि ये क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मेंस में आएगा, 5 नंबर का आएगा, इसलिए ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना है। 27 कहता है दोस्तों राइट शॉर्ट नोट अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लास। 28 कहता है राइट मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डायलेक्ट्स। 29 कहता है राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स। फिर कहता है 13 जो हम करेंगे, जो टेक आउट हमारा है वो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो आपका कहता है 30 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट। 31 कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज इन क्लासरूम। देखो पहले ही हमने बताया कि जो आपका सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, मतलब आप जो होम लैंग्वेज सीखते हैं और जो स्कूल लैंग्वेज सीखते हैं इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर कहता है 32 राइट रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम। अब देखो 31 कर लिए, 32 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। राइट अबाउट लैंग्वेज लैब। 34 कहता है वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज टीचर टू बी लैंग्वेज लर्नर। ये ऑलरेडी कोई ना कोई क्वेश्चन में होगा। फिर कहता है 35 राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। 36 कहता है हाउ कैन यू से दैट बिल्डिंग स्किल एज एन इम्पोर्टेंट एज बिल्डिंग लैंग्वेज। है ना, कोई भी अगर हम लोग स्किल सीखते हैं तो वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। जैसे मान लो अगर आप साउथ में चले जाते हो, नॉर्थ बिहार के लोग, उधर का लैंग्वेज अलग है, तो आपका मान लेते हैं स्किल बहुत अच्छा है लेकिन कम्युनिकेशन अगर अच्छे से नहीं हो पाएगा तो यू आर नॉट डूइंग वर्क एफिशिएंटली। तो कहीं ना कहीं स्किल के साथ साथ लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो जैसे आप एक सुपरवाइजर हो और लेबर आपका लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है तो वहाँ थोड़ा इफिशेंटली वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है कि बिल्डिंग स्किल इम्पॉर्टेंट है कब, जब बिल्डिंग लैंग्वेज का कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर। तो इस तरीके से 37 क्वेश्चन दिया हुआ है। 37 क्वेश्चन मैंने 9 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, तो 2 पार्ट में लाऊंगा इस वीडियो को। पहले में 4 क्वेश्चन, सेकंड में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन। तो एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 20। तो अगर आप 9-10 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो मोर देन इनफ। तो आइए हम देखते हैं आपका जो इस वीडियो में हम कौन कौन क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 5th क्वेश्चन हो गया, 10th हो गया एंड 13th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। शैल आई मूव नेक्स्ट। ओके, तो देखिए अब कहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कि थ्रो लाइट ऑन बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को पहले एनालिसिस करते हैं कि जो बैकग्राउंड नॉलेज है स्टूडेंट का उस पर हमको प्रकाश डालना। तो कहता है बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, तो कहता है कि जेनेसी एंड डायसन highlight that 21st century early childhood classroom are rooted in cultural, linguistic and educational diversity so that teacher pedagogies no longer connect rigid traditional curricula with one size fit all activities but connect with flexible emerging curricula to foreground children normalcy of diversity। अब आगे कहता है दोस्तों इन पार्टिकुलर सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम टीचर शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट स्टूडेंट दे हैव
faced and what problem the student have met in second language classroom. In addition to understand language diversity, जो लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है ना, टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 22 लैंग्वेज है। तो कोई भी एरिया में चले जाइए तो आपको 2 या 3 मिनिमम लैंग्वेज वाले मिल ही जाएंगे आपको। तो अगर मान लो उस सोसाइटी में 2-3 लैंग्वेज वाले अगर बैकग्राउंड के बच्चे एक स्कूल में जाते हैं तो टीचर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उन लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज को लेकर समझाना। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया इसमें कि इन एडिशन टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज वो होता है जो आप मदर टंग आपको घरों में बोला जाता है, आपने जो बचपन से सीखा है। सेकंड लैंग्वेज जो कॉमन आपको एक जगह सभी के लिए यूज होता है। तो कहता है इन सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम रिलेटिव रिसर्च इंडिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक रिगार्डिंग द फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स. First, the phonology knowledge related to how to people produce a language through understanding phonology and phonemes. Phonology refer to a study of a speech sound, while phonemics refer to the meaningful sound of a language. Second, क्या कहता है कि the morphology knowledge explore how words are formed, particularly showing information about morphemes that refer to a smaller parts of a word. थर्ड क्या कहता है दोस्तों, सिंटैक्स नॉलेज प्रेजेंट हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड थ्रू प्रोबिंग इनटू द सिंथेटिक स्ट्रक्चर which is called syntax. In a word, teachers should have knowledge of linguistics so that they can make themselves more aware of linguistic differences that their students bring to the classroom, thus designing an effective approach to help their student for learning. आई कहता है दोस्तों, एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ELL इज ए पर्सन हु इज लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन एडिशन टू हिज और हर नेटिव लैंग्वेज. द इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, देयर कल्चरल बैकग्राउंड एंड द एटीट्यूड ऑफ ए क्लासरूम टीचर्स टुवर्ड्स ELL have all been found to be the factors in ELL student achievement. Some ways that have been suggested to assist ELLs include bringing their home cultures into the classroom, involving them in language appropriate contemporary instruction from the beginning, and by integrating literature into the learning program. Some educational advocates prefer for the student learning any second language the term emergent bilingual. तो इस तरीके से इसमें आपका जो दिया हुआ है कि नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट के जो बैकग्राउंड है उस पर प्रकाश डालें, यही इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। आगे है 5th नंबर क्वेश्चन कि इफेक्टिव लैंग्वेज के कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, लैंग्वेज पावर कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज. लैंग्वेज पावर इज ए मेजर ऑफ वन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन ए गिवन लैंग्वेज, especially one that is not native to the speaker. Current instructional programs throughout the world continue to attempt to teach how to communicate in a second language. Yet they struggle. They struggle because existing methodologies do not typically result in the learner being able to communicate effectively in the new language. The root cause of this global problem is that learners do not reach a sufficient level of nativeness in their speech, which hurt the learner career achievement. Despite numerous attempts at language instruction policy and practice reform, लैंग्वेज पावर कंसिस्ट ऑफ 2 की कंपोनेंट. फर्स्ट क्या कहता है, जो लैंग्वेज पावर है 2 की कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है. फर्स्ट कहता है एन एबिलिटी टू स्पीक एंड टू बी अंडरस्टूड, कि आपके पास लैंग्वेज के माध्यम से बोलना और समझना आना चाहिए. सेकंड कहता है एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, कि आप सुने लैंग्वेज को और उसको समझें. पहला क्या है, एबिलिटी टू स्पीक, आप बोलना का जो है लैंग्वेज को यूज करें बोलने के लिए. और दूसरा अंडरस्टूड, किसी को समझाने के लिए. बोल रहे हैं इसका मतलब कोई समझ रहा है सामने वाला. जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो यानी आप समझ रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज पावर, टू एबिलिटी टू स्पीक एंड टू बी अंडरस्टूड. और सेकंड कहता है कि आप सुन रहे हैं यानी कि आप समझ भी रहे हैं.
बिना समझे किसी चीज़ को सुना नहीं जा सकता, और बिना सुने कोई चीज़ समझ में भी नहीं आता। दे आर साइमल्टेनियसली रिलेटेड टू ईच अदर। सो नेक्स्ट कहता है इंडिविजुअल विथ अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पावर पोसेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन ए सोशल इन्वायरमेंट। अगर किसी के पास लैंग्वेज पावर, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पोजीशन बना लेता है एक समाज में। कहता है व्हेन नॉन नेटिव स्पीकर्स इंगेज इन ओरल कम्युनिकेशन, नेटिव स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज रिकॉग्नाइज सफिशिएंटली वेल फॉर्म्ड a speech in that it is satisfactorily native or sufficiently close to what they known as their language in order to be completely understood. When non-native speakers listen to a secondary language, they need to be capable of interpreting and processing words that are spoken at a real world rates of speech in the manner spoken by native speaker of that language. तो फ्रेंड्स ये कहता है कि देयर आर 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज। पहले हमने क्या पढ़ लिया लैंग्वेज पावर के बारे में, कि आपको बोलना और समझाना लैंग्वेज के थ्रू आना चाहिए। दूसरा की क्या था कि आपको जो है सुनना और समझना ये लैंग्वेज पावर के थ्रू आना चाहिए। अब जो आपका दे रखा है कि 6 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज का, इफेक्टिव लैंग्वेज का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है कंक्रीट एंड स्पेसिफिक, नॉट वैग्यू एंड अब्स्ट्रैक्ट। सेकेंड कहता है कंसाइज एंड नॉट भरबोज। थर्ड कहता है फैमिलियर नॉट ऑब्सक्योर। फोर्थ कहता है प्रिसाइज एंड क्लियर, नॉट इनएक्यूरेट और एम्बिगियस। फिफ्थ कहता है कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। सिक्स कहता है अप्रोप्रिएटली फॉर्मल। आगे कहता है दोस्तों कंक्रीट एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज। कंक्रीट लैंग्वेज इंक्लूड डिस्क्रिप्शन विच क्रिएट टेंजिबल इमेज विथ डिटेल्स द रीडर कैन विजुअलाइज। Abstract language is vague and obscure and does not bring to mind a specific visual image. फिर कहता है concise language. A hallmark of effective writer is a hallmark of, है ना, कहता है आपका कि concrete and specific language. Concrete language include description which create tangible image with details the reader can visualize. Abstract language is vague and obscure and does not bring to mind a specific visual image. Next कहता है दोस्तों concise language. A hallmark of effective writer is the ability to express the desired message in as few words as possible. Good writer, in other words, use language which is straightforward and to the point. नेक्स्ट कहता है दोस्तों फैमिलियर लैंग्वेज। कहता है फैमिलियर लैंग्वेज इज डेट विच द रीडर्स इजली रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड बिकॉज दे यूज इट ऑन ए रेगुलर बेसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू बिल्ड होमोफिली और ए सेंस ऑफ कॉमनलिटी विथ वंस रीडर। लैंग्वेज विच इज फॉरेन एंड अनफैमिलियर टू द रीडर टेंड्स टू emphasize the difference between writer and readers and make the message difficult to understand. By using language that is familiar to the reader, the message is likely to have more impact. अब देखो इसको समझते हैं हम लोग। फैमिलियर लैंग्वेज मतलब क्या हुआ कि वैसा लैंग्वेज जो आप इजली समझ सकें। कहता है फैमिलियर लैंग्वेज इज दैट विद द रीडर इजली रिकॉग्नाइज, जो पढ़ने वाला है ना उसको इजली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, समझ ले, रिकॉग्नाइज करे और अंडरस्टैंड कर ले। बिकॉज दे यूज इन ए रेगुलर मैनर, क्योंकि हम लोग रेगुलर उस चीज़ को यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई मगही बोल रहा है जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भोजपुरी बोल रहा है जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है रेगुलर बेसिस में तो जल्दी एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लो इंग्लिश फर्स्ट टाइम किसी को दे दोगे तो उसको पहले तो लैंग्वेज समझने में समय लगेगा, उसके बाद कहा क्या जा रहा है, देन आफ्टर इट इज डिफिकल्ट प्रोसेस। इसलिए क्या फैमिलियर लैंग्वेज कहा गया है कि इजीली रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड बिकॉज दे यूज इन ए रेगुलर बेसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू बिल्ड होमोफिली, मतलब लगता है एक समान जैसे लोग हैं, हमारे ही तरह का कोई है। किसी को अगर मान लो अननोन पर्सन होगा तो उसके लैंग्वेज से तुम पकड़ लोगे कि ये जो है अलग कहीं और जगह से आया है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज। कहता है लैंग्वेज विच इज फॉरेन एंड अनफैमिलियर टू द रीडर। अगर मान लो कोई विदेशी लैंग्वेज है या रीडर के लिए अनफैमिलियर है तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन राइटर एंड रीडर एंड मेक द मैसेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब क्या है कि लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आएगा तो जो रीडर कहना चाह रहा है, जो राइटर समझना चाह रहा है,
सॉरी राइटर जो कहना चाह रहा है और रीडर जो समझना चाह रहा है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उसमें, या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट इज फैमिलियर टू द रीडर द मैसेज लाइकली टू हैव मोर इम्पैक्ट। नेक्स्ट कहता है प्रिसाइज एंड क्लियर लैंग्वेज। लैंग्वेज होना चाहिए प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज ए ट्रिकी मैटर बिकॉज द मीनिंग ऑफ वर्ड इज रिलेटिव एंड सिचुएशनल। इन अदर वर्ड्स, words can be interpreted in different ways by different people in different situations. For this reason, it is important to choose language which is as precise as clear as possible. The more precise and clear one's use of language becomes, the fewer the number of possible interpretation for a message. आगे कहता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज। तो कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज में कहता है कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज फ्रेजेज ए पोटेंशियली नेगेटिव मैसेज इन ए पॉजिटिव वे, वेयर एज डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज डायरेक्ट ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म टुवार्ड्स द रीडर, creating defensiveness. Readers are likely to become defensive when the writer language expresses any or all of the following. पहला कहता है दोस्तों superiority over the reader, कहता है इनडिफरेंस और अपैथी अबाउट एन इशू ऑफ इम्पोर्टेंस टू द रीडर। फिर कहता है नेगेटिव इवोल्यूशन और जजमेंट ऑफ द रीडर एज अपोज टू न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन। फिर कहता है कमांड और कंट्रोल ओवर द रीडर। फिर कहता है स्केप्टिसिज्म और डाउट अबाउट द रीडर क्रेडिबिलिटी और द लेजिटिमेसी ऑफ देयर क्लेम्स। आगे कहता है दोस्तों फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या फॉर्मेलिटी है? The formality of language one use should match the formality of the situation and relationship between writer and reader. राइटर और रीडर के बीच में जो रिलेशन बनाता है डेट इज द लैंग्वेज का फॉर्मेलिटी है। द कैपेसिटी टू सक्सेसफुली यूज लैंग्वेज रिक्वायर वन टू एक्वायर ए रेंज ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड एन एक्सटेंसिव वोकेबुलरी. Language can be vocalized as in speech or a manual as in sign. The human language capacity represented in the brain. Even though the human language capacity is finite, one can say and understand an infinite number of sentences, which is based on a syntactic principle called recursion. Evidence suggests that every individual has three recursive mechanisms that allow sentence to go indeterminately. आएगा था दोस्तों दिस थ्री मैकेनिज्म galantization, complementation and coordination. Furthermore, there are two main guiding principles in the first acquisition, that is speech perception always precede with speech production and the gradually evolving system by which a child learns a language is built up one step at a time, beginning with the distinction between the individual phonemes. तो ये क्वेश्चन का एंड होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैंग्वेज व्हाट राइट अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज, राइट अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज। तो देखते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो रोल ऑफ लैंग्वेज इन द परसेप्चुअल प्रोसेस, लैंग्वेज प्ले ए मेजर रोल इन प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल हाउ स्मार्ट आई एम, मैं कैसा स्मार्ट हूँ। I kissed my own hand and slapped the Nazi. Obviously, it was a problem of limited perception where mainly hearing was involved with different interpretation. कहता है रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं इसमें क्या रोल है लैंग्वेज का। कहता है इन द एजुकेशनल context, language is important for comprehension and making use of knowledge. First, the teacher and student determine and validate what a student knows. पहले तो टीचर स्टूडेंट टीचर या टीचर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो कौन से लैंग्वेज को जान रहा है, क्या क्या जान रहा है वो। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज डिटरमाइंड, उसको क्या चीज़ हमें बताना है। द टीचर में प्रोवाइड एडिशनल डिक्लेरेटिव नॉलेज। थर्ड, द टीचर एंड द स्टूडेंट नेगोटिएट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज टॉट, वही बात हो गया, क्या पढ़ाना है, क्या जानता है और क्या समझता है। The assumption is that the teacher will clarify point for the student, but in the best instances, the teacher also gain understanding. फोर्थ कहता है दोस्तों थ्रू रिपीटेशन of step 2 and 3, both the teacher and the student advance in their knowledge, and the student knowledge is validated by the teacher. आगे कहता है दोस्तों रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ,
Language is divine gift of God. It is a language that distinguishes man from animal. Language is an extremely important way of interacting with the people around us. Without language, we cannot communicate with people. By learning more than one language, it could open many career doors. It can help in us in progress in our career. We can gain awareness of other culture as it can increase our understanding and knowledge towards language. तो देखो लैंग्वेज जो है रोल जो टीचर के तो पढ़ लिया हमने। अब कहता है लैंग्वेज जो ह्यूमन लाइफ में क्या है, तो कहता है लैंग्वेज इज ए डिवाइन गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये गॉड का। इट इज ए लैंग्वेज दैट डिस्टिंग्वाइज मैन फ्रॉम एनिमल। लैंग्वेज के कारण ही हम लोग जो है आदमी और जानवर में डिफरेंस का पता चलता है। लैंग्वेज इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल अराउंड अस, जो हम एक दूसरे के अगल बगल आस पास रह रहे हैं, डेट इज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद पीपल। बिना लैंग्वेज के वी आर नॉट कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड समवन व्हाट इज वांट टू सेइंग। बाय लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज इट कुड ओपन मेनी करियर डोर्स। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को अगर आप समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपका करियर ग्रोथ में और मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट का चांस है। इट कैन हेल्प अस प्रोग्रेस इन आवर करियर। वी कैन गेन अवेयरनेस ऑफ अदर कल्चर्स एंड इन कैन इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज टुवर्ड्स लैंग्वेज। आगे कहता है दोस्तों रोल ऑफ लैंग्वेज इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो कहता है लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वही कहता है इट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉग्निशन वर्सेटाइल इन नॉलेज। आगे कहता है रोल ऑफ लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो कहता है इट इज अबाउट हाउ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज देयर माइंड्स आइडियाज एंड थॉट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड दे लाइव इन। अगला कहता है दोस्तों रोल ऑफ लैंग्वेज इन इमोशनल डेवलपमेंट। तो कहता है एज लैंग्वेज आर अफेक्टेड एज इमोशनली, sometimes it is enough to say just only one sentence to upset somebody or make somebody happy. Each and every word has a strong power, either it is small or it is big. कहता है आपका कि we can notice easily when words can affect the emotionally, but it is important to notice to consider emotion too, which can control language. Just the fact that each language has a specific word for love or anger shows that emotions have a certain influence over language. आगे कहता है आपका रोल ऑफ लैंग्वेज इन नॉलेज ट्रांसफर। तो कहता है आपका कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन नॉलेज ट्रांसफर। तो नॉलेज ट्रांसफर इज वन टास्क दैट इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टू द फर्म एंड एज सच ही रिसीव्ड a great deal of attention as a field of inquiry. We propose and test a model of knowledge transfer which incorporate the effect of linguistic relatedness between the language of the information source unit and the destination. The structural commonalities arising from linguistic relatedness can influence knowledge transfer at a number of points in the process. आगे कहता है दोस्तों मतलब समझ गए ना, लैंग्वेज का जो नॉलेज ट्रांसफ़र में है वही हो गया, जो नॉलेज को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो लैंग्वेज का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे को। अब मान लो जो भोजपुरी नहीं जानता है उसको भोजपुरी में नॉलेज को ट्रांसफ़र करोगे, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आगे कहता है रोल ऑफ लैंग्वेज इन थिंकिंग। सोचने में भी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Thinking is a symbolic process carried out in an organism. Anything like ideas, association, and emotions can function as a symbol. कहते हैं ना कोई चीज़ ऐसा बोलो जो अगला रोना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज के थ्रू, वो इमोशन के थ्रू उसको शो कर रहा है कि इस चीज़ को उसको अच्छा लगा चाहे बुरा लगा। डेट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अब ऐसा बोलो उसे समझ ही नहीं आया तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा ऐसा जैसे, रिएक्ट करेगा ऐसा जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर थिंकिंग, बट यूज ए लैंग्वेज कैन ऐड वैल्यू टू थिंकिंग एज इट कैन ब्रिंग इन एडिशनल यूनिवर्स क्यूज रिलेटेड टू वन मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। फिर कहता है दोस्तों रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। रोल ऑफ लैंग्वेज जो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, तो कहता है कि लैंग्वेज लाइज at the heart of international business activities. It is a necessary constituent of ongoing sequence of decision and resource commitment and that categorize day-to-day organizational life.
As firms internationalize and enter new market, whether as born globals or more traditionally, they must navigate across countless language boundaries, including national language. Forms of language such as national, corporate, technical, electronic, its function in terms of defining hierarchy, exercising power, or facilitating integration, as well as its features, such as the use of mixed syntax or gender marking, are emerging as critical phenomena for global business. अगला पॉइंट है दोस्तों, रोल ऑफ लैंग्वेज इन कल्चर। तो कहता है रोल डैट लैंग्वेज प्ले ए कल्चर इज इन्फिनाइट। जो कल्चर में जो लैंग्वेज का रोल है वो बहुत बड़ा इन्फिनाइट है। लैंग्वेज यूनिट ए ग्रुप ऑफ पीपल। लैंग्वेज जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है। लैंग्वेज इज सिग्निफिकेंट इन आइडेंटिफाइंग कल्चर। दैट इज नॉट जस्ट ए वे टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज आपको जो है कल्चर को आइडेंटिफाई ही नहीं करता है, बल्कि उसको कम्युनिकेट में भी आपका हेल्प करता है। But is a tool that expresses a set of belief, interpretation of surrounding world and our concepts of reality. A culture without language is actually not a culture at all. कहता है language is what carries a group way of life from one generation to another. Tradition, values and entire religion are preserved by language. Historically, colonization has infringed upon language pattern of language. अब देखो कहता है रोल ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग इंटरनेशनल माइग्रेशन। मान लो अगर आप भारत से कहीं फॉरेन जाना चाहते हो तो पता ही है आपको कि लैंग्वेज प्रत्येक 60-70 किलोमीटर में चेंज होता है इंडिया में। तो सोचो दूसरा कंट्री में जाओगे, कहीं इंग्लिश है कहीं फ्रेंच है। तो कहता है इंटरनेशनल माइग्रेशन अगर करते हैं तो क्या रोल ऑफ लैंग्वेज है। तो कहता है फ्लुएंसी इन केस ऑफ क्विकली लर्न। अगर जल्दी आप सीखना चाहते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री प्ले ए की रोल इन ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम द सोर्स कंट्री टू अनदर कंट्री एंड बूस्ट द इमाइग्रेंट रेट ऑफ सक्सेस एट द डेस्टिनेशन लेबर मार्केट। कहता है दोस्तों दिस सजेस्ट दैट एबिलिटी टू लर्न एंड स्पीक ए फॉरेन लैंग्वेज माइट बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइग्रेशन डिसीजन। तो देख लो अगर माइग्रेशन भी करते हैं तो उसमें भी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर कहता है रोल कहाँ है, तो साइंस में। इन essays and lectures, Neil Bohr was constantly emphasizes the role played by language in science and in our understanding of nature. Scientific investigation, Bohr pointed out, are not exclusively formal mathematical affair, for they also involve informal discussion in which key concepts are explored and understood. In Bohr word, we are suspended in language in such a way that we cannot say what is up and what is down. तो देखो हमने जो जो पढ़ा रोल ऑफ लैंग्वेज कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। तो पहला कहता है परस्पेक्चुअल प्रोसेस, है ना। दूसरा कहता है एजुकेशन में रोल ऑफ एजुकेशन, फिर ह्यूमन लाइफ में है आपका। फिर कहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में। जब आप नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ नॉलेज का लैंग्वेज का यूज है। फिर थिंकिंग, सोचने में। फिर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आप करते हैं तो लैंग्वेज चेंज होता है, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका कल्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट है। फिर शेपिंग इंटरनेशनल माइग्रेशन में। फिर आपका साइंस में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका 10-11 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। दैट इज मोर देन इनफ टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो ओके, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, राइट अबाउट मोड्स ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो आपका है मोड ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं कि जो आपका लैंग्वेज का जो एक्सप्रेस करने का जो मोड है ना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी एक लैंग्वेज एक्सप्रेस का जो है आपका मोड है। तो जो डिफरेंट मोड है, जैसे लिख कर कोई चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द लैंग्वेज मोड। तो आइए देखते हैं। लैंग्वेज मोड्स आर बेस्ड ऑन आइडियाज दैट कम्युनिकेशन कैन नॉट ऑकर विदाउट रिस्पॉन्डिंग। द लैंग्वेज मोड कैटेगराइज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग एंड कंपोजिंग।
आगे कहता है दोस्तों टाइप ऑफ मोड्स ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन। वर्बल मोड्स क्या कहता है? वर्बल मोड्स में आपका लिसनिंग आ गया जो हम लोग सुनते हैं, स्पीकिंग जो बोल रहा हूँ मैं, रीडिंग जो लिखते हैं हम लोग, राइटिंग भी हो गया। देखो रीडिंग मतलब हो गया पढ़ना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, डेट इज वर्बल मोड हो गया। तो इसका हम लोग इलेबोरेट देखेंगे आगे। तो समझ गए आप मोड ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशन। कहता है वर्बल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन मेक द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग थॉट इजियर एंड फास्टर and it remains the most successful form of communication. Yet this make up only 7% of all human communication. कह रहा है ना कि अभी भी देखा जाए तो ओनली 7% जो है ना ह्यूमन कम्युनिकेशन में इस टाइप का यूज हो रहा है, बिकॉज इलिटरेट पर्सन आर टू मोर लिसनिंग एंड स्पीकिंग दिखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं बोलते हैं, क्योंकि कोई बोल रहा है यानी कोई सुन रहा है, कोई सुन रहा है इसका मतलब कोई बोल रहा है, डेट इज आर सिमिलरली एक दूसरे से अटैच है। कहता है लिसनिंग इज कंप्रहेंशन ऑफ ओरल इनपुट और इनटेक एंड स्पीकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंगफुल यूटरनेस इन स्पोकन टेक्स्ट रिस्पॉन्डर लिसन एंड कंपोजर्स स्पीक। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु डिलीवर कंपोज ए स्पीच इज द कंपोजर एंड द पर्सन हु लिसन रिपाउंड्स, सो टू इट इज द रिस्पॉन्डर। ए स्पोकन टेक्स्ट विदाउट ए लिसनर इज मीनिंगलेस। कह रहा है ना दोस्तों कि आपका जो है अगर कोई चीज़ आप बोल रहे हैं और कोई सुनने वाला ही नहीं, दैट इज मीनिंगलेस, है ना। कोई इनपुट डाल रहे हैं आउटपुट मिल ही नहीं रहा, तो वो आपका मीनिंगलेस है। सेकेंड है आपका दोस्तों रीडिंग एंड राइटिंग। कहता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट एंड राइटिंग इज प्रोड्यूस रिटन टेक्स्ट और डिस्कर्स। कहता है रिटन टेक्स्ट रिस्पॉन्स रीड एंड कंपोज राइट। फॉर एग्जाम्पल पर्सन हु राइट कंपोज, जो लिख रहा है डेट इज कंपोज कर रहा है। Newspaper report is the composer. Person who read it respond is the responder, है ना। रिटन टेक्स्ट विदाउट ए लीडर इज मीनिंगफुल। वही बात कह रहा है, अगर आप बहुत पेपर छप रहा है रोज और कोई पेपर को पढ़ने वाला ही नहीं है, डेट इज मीनिंगलेस। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल मोड। नॉन वर्बल मोड, वर्बल में क्या था? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। नॉन वर्बल मोड क्या है दोस्तों? व्यूइंग, कोई चीज़ देखना, शेपिंग, किसी चीज़ को आकार देना, वाचिंग, मूविंग, दैट इज नॉन वर्बल मोड। तो आइए देखते हैं नॉन वर्बल मोड इंटेल कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। बिना बोले, है ना, जिसमें आप वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द नॉन वर्बल मोड्स। जैसे मान लो किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो किसी चीज़ से, तो वो दैट इज नॉन वर्बल मोड। दिस मैसेज यूजुअली reinforce verbal communication but they can also convey thought and feeling on their own, है ना। कह रहा है ना कि ये जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन को भी रिइंफोर्स करता है। कहता है कि इसमें फीलिंग जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कोई इशारा कर रहे हो, जैसे मान लो आँख ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आँख में मिर्चा लग गया हो या तीता लग रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कहता है बाय यूटिलाइजिंग दिस नॉन वर्बल टूल्स फॉर असेसिंग, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्रेसिंग एंड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। अब कहता है व्यूइंग एंड वाचिंग। तो व्यूइंग एंड वाचिंग क्या कहता है दोस्तों? कहता है आपका कि व्यूइंग इज अटेंडिंग टू विजुअल साइन और इन्फॉर्मेशन एंड वाचिंग इज अटेंडिंग द मूवमेंट। व्यूइंग कहता है ना कि आप जो विजुअल साइन है, इन्फॉर्मेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, और वाचिंग का मतलब हो गया आप मूवमेंट को अटेंड कर रहे हैं। कोई अगर मान लो मूवमेंट कर रहा है उसको आप वॉच कर रहे हैं, और व्यू मतलब आप किसी साइन को देख रहे हैं। द सिम्बॉल सिलेबस रिकॉग्नाइज दैट ए वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। दोनों को मिला दिया जाए ना, व्यूइंग एंड वाचिंग को, तो इसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। फॉर दिस रीजन इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड टू कंपोज विजुअल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ट्रैफिक है, तो मान लो अब रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो इसका मीनिंग आपको भी पता है और जो सेट किया उसको भी पता है। तो अब क्या है कि उस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, नॉन वर्बल मोड। कोई डायरेक्शन दिया, इधर रुको, इधर जाओ, तो लोग उसको समझ गए, डेट इज द नॉन वर्बल मोड ऑफ लैंग्वेज। कहता है विजुअल टेक्स्ट विदाउट ए व्यूअर इज मीनिंगलेस। वही बात हो गया, अगर आप किसी इंडिकेट को नहीं समझ रहे हैं और बार बार इंडिकेट कोई कर रहा है, that is meaningless. Viewing and representing language mode require
स्पेसिफिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या है कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेपिंग एंड मूवमेंट, अब शेपिंग मूवमेंट देखते हैं। शेपिंग इज यूजिंग विजुअल साइन और मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूविंग इज यूजिंग द होल बॉडी, द होल पर्सन। It is the expression of experience through bodily gesture and movement. Even human experience can be expressed directly by most people and be understood. Gesture and movement enhance the imaginative ability inherent in everyone to create precise mental picture which can reveal the inner psychosomatic dynamics being explored. The human body is regarded as an instrument of meaning, enabling an inner being to live in an outer world. The body serves as a map for the psyche, through which we can consciously trace and observe our inner life. आएगा था दोस्तों सेंसिंग। तो सेंसिंग में क्या कहता है कि sentient mode of knowing, the human sense ability that receive and retain impression from the outer and inner world. Every experience leave an important on us, taken in thought the bodily process into the soul life where it continue to live. सेंस मतलब ऐसे ही समझ लो ना, सेंस करना, जैसे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन, कोई गर्म चीज़ को पकड़ते हो सेंस करना है, कोई कोल्ड चीज़ है सेंस करना है, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि सेंटिमेंट मोड ऑफ नोइंग, द ह्यूमन सेंस एबिलिटी डेट रिसीव एंड रिटेन इंप्रेशन फ्रॉम आउटर एंड इनर वर्ल्ड। जो अंदर की दुनिया, जो हमारे बॉडी के अंदर सेंस कर रहा हूँ, जो बाहरी की दुनिया को सेंस कर रहा है, डेट इज सेंसिंग। एवरी एक्सपीरियंस लीव एन इम्प्रिंट ऑन अस, टेकन इन थ्रू द बॉडली प्रोसेस इन टू द सोल लाइफ वेयर इट इज कंटिन्यू टू लाइफ. Through the sense, we can rediscover and bring into conscious awareness at any point in time a particular experience and become aware of the psychological process. Every emotional experience can be traced to its origin by the vibration in the subtle dynamics of the body and through the use of gesture movement which can directly express the sensation. तो हमने पार्ट 1 आपका जो पेपर 4 है लर्निंग एंड लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, इसका जो पार्ट 1 है हमने कंप्लीट कर लिया शॉर्ट आंसर टाइप। पार्ट 2 जो लाऊंगा मैं उसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन होगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो आपको लिया हो लास्ट 36 देन आफ्टर 31। इसका मतलब है कि मैंने ओवरऑल 37 क्वेश्चन तक एनालिसिस किया है अच्छे से कि कौन सा क्वेश्चन किस में इंक्लूड है, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरीके से मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपका 36, 31, 30 एंड 26, ये 4 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो टोटल अगर 8 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कितना क्वेश्चन लिखना है, 4 क्वेश्चन मात्र आपको लिखना है। तो 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में अगर नहीं लिखाता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हालांकि बुक तो आपको ये लेना ही पड़ेगा जो एक्सेलेंट का गाइड एंड गेस है, तो आप भी पढ़ेंगे तो आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो चलिए आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा पार्ट 2 को लेकर, देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी इसमें 10 क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके।